We as Indians should be proud about the fact that with every new mainstream commercial cinema, we are achieving the impossible. In the case of the movie Thama, for the first time in world cinema, for the first time, we see a vampire perform item dance. इस फ्रैंचाइज का नाम है MHCU, एक तो ब्लेटेंट कॉपी में मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स. इन द केस ऑफ द मूवी थामा, हॉरर तो इस मूवी में दूर दूर तक नहीं है. कॉमेडी जो है वो जो एकदम व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाला क्रिंज कॉमेडी होता है ना, वैसा टाइप का कॉमेडी. तो फिर इस मूवी में है क्या? इस मूवी में है भर भर के आइटम डांस. एक नहीं, दो नहीं, तीन आइटम डांस भर रखे भाई इस एक मूवी में. इस रेट से अगर चलता रहा ना कि फ्रैंचाइज के हर मूवी में आइटम सॉन्ग का नंबर इंक्रीज होते रहेगा, तो बाय द एंड ऑफ द फ्रैंचाइज, बाय द फिनाले मूवी, वो मूवी में तो 12-13 आइटम डांस होंगे यार. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. फीमेल रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो भाई माशाल्लाह, इस पूरे मूवी में बस 3 फीमेल कैरेक्टर्स हैं. 3 में से 2 तो बस आइटम डांस करने आते हैं. बच्ची सिर्फ एक रश्मिका, जिसका स्टोरी से कोई लेना देना है. वाह क्या सीन है. मतलब यार इन लोगों के पास इतना अच्छा सोर्स मटेरियल है विद ऑल ऑफ दिस माइथोलॉजी एंड दीज कैरेक्टर्स एंड दीज क्रीचर्स. आई जस्ट होप दैट दे डू अ गुड जॉब, जिसका ना मुझे अभी कोई होप तो दिख नहीं रहा है ये मूवी देखने के बाद. What is up guys, you are already watching Cinema is Life और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द न्यू हॉरर कॉमेडी मूवी थामा, जो है MHCU से, मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, जिन्होंने बनाया है स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया और अब थामा. दिस मूवी इज़ अबाउट वैम्पायर्स. सबको पता है यार, ये जो फ्रैंचाइज है इसमें अलग अलग इंडियन रिलीजियस माइथोलॉजी एंड उसमें से उठाए हुए क्रीचर्स को दिखा रखा है. भेड़िया हो गया, फिर मुंजिया हो गया, और अब आ गए थामा लोग. ये थामा लोग हैं वैम्पायर्स, इंडियन वर्जन ऑफ वैम्पायर्स. दे आर कॉल्ड बेताल्स. तो इन लोगों के बारे में भाई मूवी इट्स टाउटेड एज अ रोमांटिक मूवी, हॉरर कॉमेडी, भाई क्या क्या जॉनर है. बट अगर मैं बात करूँ, इस मूवी में हॉरर दूर दूर तक नहीं है. कॉमेडी की अगर मैं बात करूँ तो इस मूवी में जो व्हाट्सएप में फॉरवर्ड करने वाले जो क्रिंज कॉमेडी होते हैं ना, वैसी टाइप की कॉमेडी भर रखे हैं. और रोमांस का तो भाई इस मूवी में मजाक बना रखा है. तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इस मूवी को किस जॉनर में डालूं. सिंपल सी बात है, मूवी की बात करूँ ना, इतनी गंदी मूवी, माँ कसम, इस पूरे फ्रैंचाइज का सबसे गंदा मूवी हो गया. मुझे तो लगता था कि मुंजिया था इस पूरे फ्रैंचाइज का सबसे गंदा मूवी, बट ये देखने के बाद तो भाई मतलब मुंजिया भी ठीक ही लग रहा था यार. इट्स बैड इन सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स. लेट मी टेल यू ऑल अबाउट इट. सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कॉमेडी की. कॉमेडी इज द USP ऑफ दिस एंटायर फ्रैंचाइज, चाहे स्त्री हो, भेड़िया हो. अगर मैं थामा की बात करूं, भाई इस पूरे मूवी में एक ऐसा सीन नहीं था विच मेड मी लाफ. तो क्या ही कॉमेडी. और जो कॉमेडी था जिसपे लोग हंस रहे थे, ये है जो अंकल आंटी टाइप वाला व्हाट्सएप फॉरवर्ड क्रिंज कॉमेडी होता है ना, वैसी टाइप की कॉमेडी, जिसपे थिएटर में जो अंकल आंटी लोग सब बैठे थे सब हंस रहे थे. तो अब आप समझ जाओ कॉमेडी का क्वालिटी क्या है इस मूवी में. इस पूरे मूवी में कॉमेडी सिर्फ 2 कैरेक्टर्स लाते हैं. एक तो लीड एक्टर आयुष्मान खुराना और दूसरा परेश रावल, जो इनके पापा का रोल प्ले करते हैं. सपोर्टिंग एक्टर्स कोई है ही नहीं कॉमेडी लाने वाले, अच्छे कॉमेडियंस कोई है ही नहीं. द रीजन वाई स्त्री एंड भेड़िया वर सक्सेसफुल इज बिकॉज ऑफ गुड सपोर्टिंग एक्टर्स. अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर, अपार शक्ति खुराना का कैरेक्टर, भाई ये दोनों तो मतलब मेरे हिसाब से ये दोनों हैं आइकन्स इस पूरे फ्रैंचाइज के. जितना कॉमेडी ये लोग लाए हैं कोई और नहीं लाया है इस फ्रैंचाइज में. इस पूरे मूवी में कॉमेडी लाने वाला कोई सपोर्टिंग एक्टर ही नहीं है. लीड एक्टर को कॉमेडी करना पड़ रहा है. आयुष्मान इज जस्ट सो बैड एट कॉमेडी. आई एम सरप्राइज बिकॉज ही वाज एक्चुअली गुड मैन इन हिज प्रीवियस फिल्म्स, ड्रीम गर्ल 2, जो जिसमें वो गंजा हो जाता है, बाला, ये सब मूवी में तो आयुष्मान का अच्छा कॉमिक सेंस होता है यार. बट इस मूवी में ओवर एक्टिंग, इतना ओवर, मेरे को उसको देख के बिल्कुल नहीं हंसी आ रही थी. ऊपर से परेश रावल का तो भाई एकदम जो टिपिकल जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड अंकल आंटी टाइप कॉमेडी. तो कॉमेडी तो भाई भूल जाओ तुम, इस मूवी में है ही नहीं. हॉरर के बारे में तो मैं स्पेसिफिकली कोई बात नहीं करना चाहूँगा बिकॉज इस पूरे फ्रैंचाइज में एक भी मूवी में क्वालिटी हॉरर तो है नहीं. हॉरर इन दिस फ्रैंचाइज इज जस्ट अ प्रेमाइज. जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉन्स्टर्स एंड ब्लैक मैजिक, तो हॉरर का टैग लगा हुआ है, बट मूवी में ऐसा कोई हॉरर ऑफरिंग तो है नहीं. अब मैं बात करना चाहूँगा फिल्म मेकर्स के सेंस एंड सेंसिबिलिटीज़ के बारे में. इस पूरे मूवी में एक नहीं, 2 नहीं, 3 आइटम डांस भर रखे हैं. इन आइटम सॉन्ग्स का इस मूवी के स्टोरी से कोई भी लेना देना है नहीं. तो फिर क्यों डाल रखा है भाई? इसका जवाब हम सबको पता है. रश्मिका मंडाना के कैरेक्टर की अगर बात करें, जो ओवरऑल कॉस्ट्यूम उस कैरेक्टर ने पहन रखा है पूरे मूवी में, 90% ऑफ द फिल्म शी इज वेयरिंग हाफ अ ब्लाउज. दिस जस्ट स्पीक्स लाउडली अबाउट द सेंस, द सेंसिबिलिटी, द मेंटालिटी ऑफ द फिल्म मेकर्स एंड द फिल्म प्रोड्यूसर्स who simply want to use the female body to attract male gaze. That's it. इसका कोई और रीजन या लॉजिक नहीं है. That's the absolute truth. सिर्फ फिल्म के प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स को ब्लेम करके क्या फायदा भाई. इंडियन सोसाइटी भी तो उतनी ज़्यादा हिपोक्रिटिकल है ना. सिंपल सी बात है, अगर मैं इंडियन पेरेंट्स की बात करूँ, मैं जिस मूवी थिएटर में गया था, इतने सारे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ ये मूवी देखने आए हैं. और क्यों नहीं देखेंगे भाई, एकदम एडवेंचर एंटरटेनमेंट टाइप की मूवी है, क्यों नहीं आएंगे. तो ये इन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बैठ के
रश्मिका को, मलाइका अरोरा खान को, नोरा फतेही को, इन सबको एकदम सल्ट्री एंड सेडक्टिव आइटम डांस करते हुए देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद हार्डली एनी क्लोथ्स ऑन, ठीक है। पर अगर बेटी ने थोड़े छोटे कपड़े पहन लिए घर पे या फिर बाहर जाते टाइम, तो भाई ग्रह कलेश। बेटी ने अगर लड़कों से थोड़ी बातें कर ली तो फिर तो भाई खत्म, फिनिश, टाटा बाय। तो ये जो हिपोक्रेसी की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बात किया जाए जबरंग दल वाले लोगों की, जो पब्लिक प्लेसेस में जाके कपल्स को हरास करते हैं, ये वही लोग होते हैं जो सबसे आगे बैठ के आइटम डांस पे नाच रहे होते हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये मैं नहीं समझ पाता यार। सिंपल सी बात है, डिमांड है इसलिए सप्लाई है, बस। मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीज़ों की वजह से ना मूवी के स्टोरी से ज़्यादा सेंसुअलिटी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ विच मूवी की स्टोरी इज गेटिंग अफेक्टेड मैन। इट इज एक्जैक्टली व्हाट इज हैपेंड विद थामा। मूवी का स्टोरी अगर देखा जाए तो ओवरऑल सिनेमैटिक फील कुछ नहीं, बट अगर सेंसुअलिज्म की अगर हम बात करें तो भाई सल्ट्री सेडक्टिव डांसेस एंड सल्ट्री सेडक्टिव कॉस्ट्यूम्स एंड ऑल, एकदम फर्स्ट क्लास सब कुछ है भाई इस मूवी में, स्टोरी नहीं है बस। अब मैं बात करना चाहूँगा इस मूवी के कैरेक्टर्स और उनके एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में। इन शॉर्ट, ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स विच इज बैड। मैं बताता हूँ क्यों। आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आलोक, एक जो टिपिकल दिल्ली का जो लफंगर लौंडा है वो प्ले कर रखा है, जो बाद में वैम्पायर बन जाता है। ये कोई स्पॉइलर वॉइलर नहीं है, ट्रेलर में आ रखा है तो इसलिए बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ, इतना यूनी डायमेंशनल कैरेक्टर, मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस है ही नहीं यार। सीरियस सीन चल रहा है मूवी में और ये कैरेक्टर एकदम क्रिंज वर्दी कॉमेडी कर रहा है, कोई सेंस नहीं बनता ना यार। सी द प्रॉब्लम विद दिस मूवी इज दैट इट डज नॉट नो वेयर टू बिकम सीरियस एंड वेयर टू बी फनी। हर जगह फनी, हर जगह ओवर स्मार्टनेस दिखाना है भाई इस बंदे के कैरेक्टर को। क्लाइमैक्स का एकदम सीरियस एकदम पोर्शन चल रहा है और ये एकदम अपना जो टिपिकल हीरो टाइप ओवर द टॉप कॉमेडी, ओवर द टॉप डायलॉग मार रहा है कि एकदम मैं अब तेरे को थोड़ा एक्शन भी दिखा देता हूँ। भाई क्या चल रहा है यार, क्या मजाक है? ये कोई स्पूफ मूवी थोड़ी ना है। बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रखा है भाई आयुष्मान ने। अब मैं बात करता हूँ रश्मिका मंडाना के बारे में, जो आउट ऑफ द वर्ल्ड भाई। मतलब इस बंदी ने इतनी गंदी एक्टिंग कर रखी है इस पूरे मूवी में, मैं क्या बताऊँ यार। इन द सीन्स वेयर शी इज़ इमोशनल, शी इज़ एंग्री, ये अपना वैम्पायर बन के जो फाइटिंग कर रही है, भाई क्या सुपर हीरो हो कि वैम्पायर हो? मारने के बाद एकदम ऐसा सुपर हीरो लैंडिंग कर रही है, स्पाइडरमैन है क्या भाई? तो मतलब बहुत ही गंदा, पूरे मूवी में ये वैम्पायर बन के ये कर रही है यार। became so irritating after a point of time. चीखना चिल्लाना, was such a bad character. और कैसे राइटर्स और फिल्म मेकर्स ने इस कैरेक्टर को इमेजिन किया और फिर रियलिटी में ले, दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज। इन्होंने कैसे इसको मटीरियलाइज किया, और फिर एक एक्टर का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है यार, टू इमेजिन दैट कैरेक्टर एंड ब्रिंग दैट कैरेक्टर टू लाइफ, जिसमें रश्मिका हैज जस्ट डन सच पैथेटिक वर्क। मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग कैरेक्टर। और अगर मैं तीसरे कैरेक्टर की बात करूँ, मेन कैरेक्टर की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एज यक्षासन, जो इस मूवी का एंटागनिस्ट है, सिंपल सी बात है, मेरे से देखा नहीं गया यार। मतलब वो कैरेक्टर एंड ऑल तो ठीक था, बट नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाज जस्ट अ वेरी रॉन्ग कास्टिंग फॉर दैट कैरेक्टर। पता नहीं यार, मेरे को ना वो कैरेक्टर देख के अच्छा नहीं लग रहा था। तो ओवरऑल इस पूरे मूवी में जो कैरेक्टर्स है सब गंदे हैं यार। अब अगर मैं मूवी की स्टोरी और माइथोलॉजी के बारे में बात करूँ, तो इन्होंने जो ओवरऑल जो ये कॉन्टेक्स्ट उठाया है ना वैम्पायर्स एंड ऑल का, दे टेकन इट फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी। मूवी में एक ऐसा सीन था जब ये लोग हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे, जो सुन के तो भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई इस सोर्स मटेरियल से क्या बढ़िया मूवी बन सकता है। बट इन लोगों ने जिस मूवी का सत्यानाश किया है ना विद दिस बैड स्टोरी, क्या बताओ। सी, रोमांस इज द कोर ऑफ द स्टोरी, दैट रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन आयुष्मान खुराना एंड रश्मिका's कैरेक्टर्स। बट इतना क्रिंज वर्दी रोमांस, इतना ज़बरदस्ती का रोमांस, मतलब किस बेसिस पे मैं विश्वास कर लूँ कि भाई इन लोगों को प्यार हो गया? कुछ नहीं, बस मिले और प्यार हो गया। एक तो ये सब चीज़ें, फिर भाई क्लाइमैक्स में आयुष्मान बिकम्स द किंग ऑफ वैम्पायर्स एंड ऑल ऑफ दैट, तो उस सब का जो बिल्डअप है वो इतना इनऑर्गेनिक होता है कि मुझे उस कैरेक्टर के लिए कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मेरे अंदर कोई इमोशंस जग ही नहीं रही है। तो मैं देख के बैठा हूँ और बस है ज़बरदस्ती, कुछ भी। ये था भाई मेरे अंदर का फीलिंग। बताओ, पूरे मूवी में मुझे बस एक सीन अच्छा लगा जिसमें इस फ्रैंचाइज का एक दूसरा कैरेक्टर जो एक दूसरे मूवी में आ रखा है, मैं बताऊंगा नहीं कौन, वो कैरेक्टर जब इस मूवी में आता है और एक सॉर्ट ऑफ लाइक अ फेस ऑफ होता है, तो वो जो चंद 10-12 मिनट थे वो दी ओनली गुड मोमेंट्स इन दिस फिल्म। दैट्स इट। टू समराइज, थामा तो मुझे पर्सनली बहुत गंदी मूवी लगी। मूवी देखने के बाद मैं डिसअपॉइंटेड तो था, बट डिसअपॉइंटमेंट से ज़्यादा ना आई वॉज एनरेज्ड। इतना अच्छा सोर्स, इतना अच्छा प्रेमाइस होने के बावजूद इन्होंने जो सत्यानाश कर दिया ना यार तब इस मूवी में। थामा देखने के बाद मेरे अंदर जो लोका चैप्टर 1 चंद्रा के लिए जो रिस्पेक्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है गाइस। जब मैंने लोका देखा था तब फॉर मी इट वॉज अ गुड फिल्म, या बट थामा देखने के बाद तो अब तो आई विल से दैट लोका इज एन अमेजिंग फिल्म। बिकॉज ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों मूवी का जो कॉन्सेप्ट और यूनिवर्स है ऑलमोस्ट सेम है। वैम्पायर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी एंड ये लोग कैसे अभी आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में जी रहे हैं। लोका चैप्टर 1 चंद्रा में ये सब इतने अच्छे और सेंसिबल वे में इन्होंने दिखा रखा है मूवी के अंदर, विद गुड मिस्ट्री, गुड एक्शन, गुड कॉमेडी, द ओवरऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज डिफरेंट जॉनर्स।
लोका चैप्टर 1 अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो अभी भी थिएटर्स में लगा हुआ है, जाके देखो, आपको डिफरेंस समझ आएगा बिटवीन अ गुड मूवी एंड अ बैड मूवी बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट एंड आइडिया। मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने गिव अवे कॉन्टेस्ट अनाउंस किया था वो अभी भी ऑन है गाइज। यहाँ मैं वीडियो लिंक कर दे रहा हूँ, जाके ये वीडियो देखो, मैंने इसमें स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस बता रखा है हाउ टू पार्टिसिपेट। आई एम गिविंग अवे फ्री मूवी टिकट्स, सो गो पार्टिसिपेट इन दैट कॉन्टेस्ट। आई विल बी बैक विद अनदर रिव्यू, अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।